बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन व सामीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्तक़बाल है आप लोगों का इस बहुत ही ख़ास और मख़सूस प्रोग्राम मनी मैटर्स में, जो अपने आप में थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हम गुफ्तगू करेंगे हमारी दुनिया को बेहतर बनाने की। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि हैफ़ है उस शख्स पर जिसके अहलो अयाल गुर्बत में गुजारा करें। यानी कि इस्लाम ने कहीं भी गुर्बत को प्रमोट नहीं किया है। इंसान अगर अपने हालात को बेहतर नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी उससे सवाल किया जाएगा। वो शख्स जो जद्दोजहद करता है हलाल रोज़ी को कमाने के लिए और अपने अहलो अयाल को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए, अल्लाह की नज़र में एक मुजाहिद का मर्तबा रखता है। इसीलिए हम लेकर आए हैं इस प्रोग्राम को ताकि आपके माली एतबार से लिए जाने वाले फ़ैसले बेहतर हो सकें। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने अपना सीए न सिर्फ कंप्लीट किया है बल्कि तकरीबन 15 साल से इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। आज सीए कौसर मेहर अली इस गुफ्तगू को हमारे लिए आसान करेंगी। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग द शो कौसर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। My pleasure, and I feel very delighted and also very responsible to be a part of this show so that I could share all whatever knowledge that I have gathered in these last 15 years with my users, and I'm sure it shall be a little beneficial to them. Absolutely, we are sure कि आप जो भी मशवरा देंगी वो नाज़रीन के बहुत ही काम आएगा इंशाल्लाह। कौसर, हमने जब प्रोमो रन किया था इस प्रोग्राम का कि हम मनी मैटर्स करके एक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसमें हम आपके माली एतबार से लिए जाने वाले फ़ैसलों को बेहतर करेंगे। आप बजटिंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, इन सब माली एतबार से जुड़े कुछ भी हमसे आप सवाल कर सकते हैं। ऐसे हमने प्रोमो रन किया था। तो चीज़ें तो बहुत सारी थी, सेविंग्स भी, बजटिंग भी, मगर ज़्यादातर सवालात जो हमने अपने व्यूअर्स से पाए वो इन्वेस्टमेंट के ही एतबार से थे। इसीलिए मुझे लगता है कि हम प्रोग्राम का आगाज़ अगर इन्वेस्टमेंट से करें तो वो बेहतर होगा। आई वांट कि आप यहाँ पर थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दें कि अक्सर जो हम सुनते हैं इन्वेस्टमेंट तो वो शेयर मार्केट ही हमारे जहन में आता है। क्या शेयर मार्केट इज़ द ओनली ऑप्शन या उसके अलावा आज जो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो भी हमारे लिए फीजिबल हैं? ऑलराइट, सो ये शेयर मार्केट एक वन ऑफ द ऑप्शंस है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके बारे में हमें शायद पता नहीं है। वी आर लिटिल अनअवेयर और मे बी वी आर लिटिल अवेयर बट मे बी डू नॉट हैव कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। सो आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जाम्पल ओवर हियर कि जब हम कोई भी नई चीज़ खरीदने जाते हैं या हमें अपने घर के लिए कोई रेफ्रिजरेटर चाहिए या there could be any other utilities that we require. So then we go to the market to understand, all right, ये क्रोमा है यहाँ पर. So first, before we go to the market, we are doing an analysis. Agreed. ठीक है कि ये इसमें 4 starring है या ये 3 starring है or this product over here has been good. Even when we are buying products on online products like. तो तब भी हम देखते हैं वहाँ पर कि first we check what the ratings are. Reviews are. And then we go ahead. But do we do exactly the same thing when it comes to investments? So before we get to understand or rather get into investments, it is very, very essential we understand what investments are, the different categories of investments, and then definitely equity is there. Stock market बिल्कुल है, but उसके अलावा और क्या investments है? Maybe a little brief of that. तो आप उसको प्लीज थोड़ा सा बाइफोकेट करके ब्रीफ करेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं उसके अलावा? There are quite a few options. पहला option I'll take would be real estate, property. It's been said food, clothing and shelter. So shelter is one of the most, primarily one of the most important हमारे लिए. हर किसी शख्स के लिए we always have a shelter and shelter is definitely quite required. So taking this forward, yes, अगर हम बॉम्बे की बात करें, if you're looking into Bombay, yes, we know how well priced things are. हर कोई हम में से अफोर्ड नहीं कर सकता। It's not a part of everybody's cup of tea, but definitely shelter. So a lot of people say that, all right, let's not invest in, we do not invest in property. Yeah, we do not invest in property, but we would have all these other investments made. And if you look at the rentals these days, these just constitute around 3% of the total cost. So a lot of people are going towards this philosophy. But property, house, it's not a house, it becomes home. So then that feeling of, belongingness, that feeling of comfort, that having the roof. So yes, property has been one of the major investments. So looking at other areas, like if you could go on to the outskirts. So if you could go on to the outskirts, अगर हम थोड़ा सा बॉम्बे के बाहर चले जाए या हम अपने उस जगह पर चले जाए जहाँ पर हमारा we've been living over there for quite some time. जैसे हम अपने villages या गाँव या वतन जाते हैं, तो you could have those investments. But property investments ने बहुत फायदा किया. I think one of the most major हम ये कह सकते हैं जिससे सबसे ज्यादा तरक्की की है लोगों ने वो हमेशा प्रॉपर्टी से ही हुई है। सही है। सो प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द एरियाज। यस, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाइए जो आई थिंक हर लेडी के लिए आई थिंक समथिंग दैट इज समथिंग वेरी डियर टू एवरी लेडी एंड हु कैन रिलेट टू गोल्ड इज गोल्ड। करेक्ट। आई थिंक
इमोशनल सेंटिमेंट्स, जहाँ भी वो थोड़े से हम डिब्बों में पैसे जब बचाकर हम जो रखते हैं, अल्टीमेटली वी वुड इवेंचुअली वांट टू गेट इट इन्वेस्टेड इन गोल्ड. करेक्ट. सो गोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, अगेन वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स. If you're looking into gold, it becomes more of a liquid investment. आप जाइए बाजार में, आप you can always sell it across and you can always have that liquid cash. तो emergency funds के लिए gold becomes again a very important. वो बहुत rigid नहीं है. Rigid नहीं है. Property exit होने के लिए बहुत वक्त लग जाता है. As compared to gold, it becomes a very easy liquid investment that you can always invest into. But when it comes to gold, there are a lot of challenges again. Like you have something called as 916 and all these hallmarks and all of that is happening, correct? But in spite of all those certifications और जो भी कहा जाता है, it usually does not happen कि आपको पूरे गोल्ड की पूरी कीमत मिल जाए. बहुत सारा जो है वो making charges और correct. So there is a lot of cheating that has been involved, correct? तो आप जब in spite of the fact that you have the certificate along with that, आपको हमेशा, even if you bought it for like 50,000, you always had a depreciation of around 10%. वो 10% काट ही निकलेगा ही निकलेगा. Somehow or the other वो merchants जो है वो निकाल ही देते हैं उसको. Then the second possibility of a problem that comes with this liquid cash of gold is that where would you keep it? You have those lockers, but then security is always like a big issue that has always been there. Right. So gold, in spite of the fact of all the emotions जो इसके साथ जुड़े हुए, हम दादी कहती है कि अच्छा मैंने अपनी पोती के लिए बना रखा है, या all of those sentiments being involved. But yes, अगर gold, अगर we are looking from the lady's perspective, also becomes one of a very good investment when it comes to liquid investment. Right. Now coming to the third category. The third category that I could put over here is fixed deposits and bonds. अच्छा. Now यहाँ पर थोड़ा सा disclaimer होगा because it's all interest related. जी. So again I would put it across by saying that this could be used again as emergency funds. This could be used as liquid funds. So what I'm of the opinion कि at least you could put it in fixed deposit. आप उसको अपने बैंक में रखें बहरहाल. रखे आप वहाँ पर रखे. But जो भी आपको जो इंटरेस्ट आ रहा है, maybe you could just donate it. आप किसी को दे दीजिए. So in a way you're doing hand holding for somebody. या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई जरूरत हो, क्योंकि fixed deposits और bonds, fixed deposits तो बैंक में मिल जाते. तो again it becomes like you just go to the bank. अगर आपको जरूरत है, आप वो deposit तुड़वा दीजिए, आप तुड़वा लीजिए, and then you have that money. So it becomes more as in a liquid cash for you. तो वो जो इंटरेस्ट है जो नहीं जायज उसको मत इस्तेमाल करें. Yeah, might as well not use into that. Correct. ठीक है. अब the other aspect is bonds. Now these bonds are again, इसके भी इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं. अच्छा. इनका टेन्योर भी डिटरमाइंड होता है. जैसे हम एफडी ले लेते हैं, तो इट्स यूजुअली बीन सेड दैट एफडी इज 1 year, 2 years, 3 years, जैसे और डिफरेंट रेट्स हैं. करेक्ट. उसी तरीके से बॉन्ड इज अगेन वन मोर इन्वेस्टमेंट वेयर वहां पर आपको परसेंटेज दिया जाएगा. ठीक है. सो दीज आर लाइक अ फिक्स परसेंटेज और उनके भी टेन्योर होते हैं 3 साल के, 6 साल के, वट एवर. सो अगेन इट बिकम्स लाइक अ लो रिस्क. इसमें क्या हो जाता है, आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है. तो इट बिकम्स नुकसान के चांसेस बहुत कम है. यस, करेक्ट. सो इट इज लाइक समथिंग व्हिच इज सिक्योर्ड. सो इट एंड इट्स बीन सेड लोअर द रिस्क the lower the profit, and higher the risk, higher the profits. हाँ, ये तो कहा तो comparatively यहाँ पर this is becomes again your alternative or your emergency kind of a funds that can be used कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ जरूरत हो जाती है. So just like I said cash, just like I said gold and this. So both of them become more of an emergency perspective और जब आप use कर सकते हो. जी. Then you have the other criteria which talks about these are a little bit more innovative kind of funds that we have. And this innovative funds would be again trading in commodities. Achha. Okay. So now being of all that I've lived and learned about finance and all of that and stock markets, I'm of the opinion that this is something that you should stay away from. It is something like a very risky investment. It could burn your fingers. Achha. So trading in commodities is something that we should abstain from. आप इसको प्लीज थोड़ा आसान अल्फाज में बता सकती हैं? मतलब कमोडिटीज क्या हो जाता है कि आप जैसे चावल हो गया या गेहूं, सो दीज आर बेसिकली मोर डीलिंग इन प्रोडक्ट्स. ओके. सो दिस इज समथिंग आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करिए टिल यू आर नॉट एन एक्सपर्ट. ओके. एंड सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू मेकिंग लॉट ऑफ लॉसेस. अच्छा. तो यहाँ पर इस चीज के एक्सपर्ट्स है बट दे आर नॉट कंप्लीटली अवेयर. सो यू कुड बी जस्ट caught a little unaware. So it is always better to abstain from trading in commodities. Okay. ठीक है. The other funds that we could look at again is or other source of investment is that lot of people travel internationally. तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे पैसे, मतलब like for example you're traveling to the US or you're traveling to the UK, they hold a lot of money. They hold a lot of money saying that all right, इसका exchange rate fluctuations होता है. So what we could do is that we hold on to the money and then whenever we could exchange it. Right. But the law of the land is against that. There is a restriction
on the amount of money that one can hold at a particular point of time. एक वक्त में एक अमाउंट से ज्यादा पैसे आप अपने पास नहीं रख सकते. तो what you could do is that आप अपने ट्रैवलिंग के लिए या कुछ खर्चों के लिए आप इतना पैसा रख सकते हैं. But if you're trying to say that is kind of an investment in having that liquid cash of international चीजें, international currencies, no, that shall really not आपको work. trouble हो सकता है. Yeah, it could be legally a problem to you because you have restrictions कि आप कितना amount रख सकते हैं और कितना अमाउंट आप नहीं रख पाएंगे. तो that could be a big challenge. तो कौसर इसमें आपने शेयर्स का तज़किरा नहीं किया? Yeah, before I go on to shares, there is one more very important investment that I would talk about, and it is personal investment. Okay. And that personal investment is nothing but to enhance one's own personality, Lovely. skills. Okay, is because only when you have grown, everything else grows along with that. Money बात goes along with that. बिल्कुल, Correct. So I am of the opinion कि जितना हो सके अपने आप को aware करिए. जी. Be more educated. Yes, you can. It's not right to burn fingers, but थोड़ा सा maybe have a more planned approach towards what things can be and should be done. तो मेरे हिसाब से the best investment is investing in one's own self. जो है वो उसको इन्वेस्ट कीजिए, अपनी खामियों को पहचानिए, अपनी अच्छाइयों को पहचानिए और उनके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. Correct. And grow from there. Correct. Right. And I think ये जो सबका सबसे बड़ा जो मुद्दा है is equity. हर कोई, एज आई टोल्ड यू कि मुझे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए हैं वो शेयर्स के लिए ही आए हैं, क्योंकि शायद हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर्स होता है. करेक्ट, व्हिच इज नॉट द राइट मेंटालिटी, बिकॉज शेयर्स के अलावा लाइक आई सेड दीस आर अ फ्यू ऑफ द ऑप्शंस. हाँ, बट इन द लास्ट 100 years जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न हमें दिया है वो फिर भी इक्विटी है. शेयर्स, the equity, the shares have been something which has given you the maximum thing. Achha. Maximum returns. But you have to be very careful that investment in stock market is like a double-edged sword. तो आपको दो धारी तलवार है. मतलब आपको नुकसान से, आपको फायदे से ज्यादा कभी कभी नुकसान ज्यादा करवा सकते हैं. पहली बात तो ये कौसर, is shares investment allowed for us? All right. So coming to this aspect, I shall like to maybe quote an example. Like for example, we are sitting in this setup, correct? And we are using mics. We are using this entire thing would be broadcasted to. हाँ, तो ये पूरा broadcast होगा. I mean काफी लोगों को देखने के लिए, ठीक है. तो आपको नहीं लगता यहाँ पर टेक्नोलॉजी यूज हुई है? हुई है, बिल्कुल हुई है. करेक्ट. सो यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये कैन बी नॉट रिलेटेड टू, ये कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर इन्वॉल्व है. बिल्कुल है. वी जस्ट हैड कोविड, ठीक है. लॉट ऑफ लाइफ सेविंग जो हमें ड्रग्स मिलती है, करेक्ट, फॉर कैंसर एंड इवन फॉर द बेसिक लाइक कोल्ड कॉफ के लिए, ना सिर्फ कोविड बल्कि हर एतबार से, एवरी फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. आपको नहीं लगता कि फार्मा इंडस्ट्री ने हमारे हैज डन अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन, जो हमने हमारे लिए बहुत कुछ सिर्फ फायदा ही किया है. बिल्कुल. सो लुकिंग फ्रॉम दीज एस्पेक्ट्स, क्या हम ये नहीं कह सकते कि इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना नुकसान नहीं हो सकता है? इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना विल नॉट गो अगेंस्ट द लॉज ऑफ आवर इस्लाम. सही है. What I am of the opinion is that कि हमारी जो शरीयत है is not a hindrance. It is basically leading us to the path of growth. But there are certain restrictions that have been kept so that we can grow from here. Right. तो मेरे हिसाब से these are not hindrances. But शरीयत ने जो कहा गया है कि जैसे like investing in companies which are basically dealing in maybe wrongdoings के एतबार से सही नहीं है. Correct. So जो जैसे like for example liquor or something like that. So when we know कि हमारे इस्लाम में already ये हराम है, तो वो by default क्यों invest करें इन चीजों में? by default. Correct. So this is something. यानी कोई भी चीज completely no नहीं है, कोई भी चीज completely yes नहीं है. आपको खुद थोड़ा सा उस पर स्टडी करना है कि आप किस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस कंपनी से किसको फायदा पहुंच रहा है, उससे कोई जालिम की हेल्प तो नहीं हो रही है, उससे कोई गलत काम तो प्रमोट नहीं हो रहा है. ये सारी चीजें देखना जो है, ये आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बता सकता है, ये आपको खुद जो है वो फैसला करना है. ये एक तो खुद भी अगर हम रिसर्च कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी बैठे हुए, मे बी नॉट फ्रॉम द इस्लामिक पर्सपेक्टिव, मगर वो उस कंपनी के बारे में आपको जरूर इन्फॉर्मेशन देंगे. एंड वी आर सो लिटरेट एंड वी आर सो एजुकेटेड राइट नाउ कि हमारा इन्फॉर्मेशन, एवरी इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल. तो आप वेबसाइट पर जाकर उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, आप देख सकते हैं कि पिछली कंपनियों ने लास्ट ईयर उन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, क्या क्या उनका बैलेंस शीट है, उनका क्या क्या इन्वेस्टमेंट है. राइट टू इन्फॉर्मेशन ने बहुत कुछ ट्रांसपेरेंट कर दिया है. करेक्ट. सो यू हैव ऑल ऑफ दीज इन्फॉर्मेशंस व्हिच आर द फाइनेंशियल्स आर एब्सोल्युटली अवेलेबल बिकॉज दीज आर ऑल लिस्टेड कंपनीज. शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना इज लाइक आई सेड अ डबल एज स्वॉर्ड. तो हमें नॉट एवरीबडी इज अवेयर, सबको शेयर मार्केट के बारे में पता नहीं है. सही है. तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू सीक द हेल्प ऑफ एन एक्सपर्ट. आप जितना हो सके एक एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए. या there are different forms of again investments in the equity market. Equity में भी अलग-अलग तरीके होते हैं. अगर पहला तरीका मैं बताऊं तो it is like direct investment.
दूसरा है म्यूचुअल फंड्स, और जो तीसरा है आप ट्रेडिंग कर रहे हो। हमने काफी बार सुना है कि हमने ट्रेडिंग किया है, मैंने इवेंचुअली आज मैंने 1 लाख रुपीज लगाया था और उसका 5 लाख हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द मिथ्स हम जिसके साथ बैठे हुए कि जैसे आप स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप NSE BSE में इन्वेस्ट करते हो, आपका स्टॉक डबल हो जाता है, आपका जो पोर्टफोलियो डबल हो जाता है। तो हम ज्यादातर ऑपरेट करते ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स। ओके, ठीक है, व्हाट्सएप टिप्स हो जाते हैं, या यू हैव लॉट ऑफ टिकटॉक्स हैपनिंग दीस डेज, बहुत आम है। हाँ, तो आपको ये टिप्स के जरिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स दैट वी हैव बीन रिसीविंग। ठीक है, तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम टिप्स के बलबूते पर ही हम पूरा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इट्स बीन सेड के हॉट टिप्स बर्न लिप्स, करेक्ट। सो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा कि हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो लाइक आई सेड के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग उसको करना चाहिए जिसको पूरी नॉलेज है, करेक्ट, ही इज अ कंप्लीट एक्सपर्ट। एक लेवल पे आके वो खुद एक्सपर्ट हो चुका है, उसको ही ट्रेडिंग तो वो कर सकते हैं जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में काफी समय से है। द सेकेंड थिंग इज दैट इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। हम वो कहते हैं ना EQ लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बह नहीं जाना चाहिए उसमें। सो उनको राइट डिसीजंस लेने का, और हो सकता है कभी कभी सम डिसीजंस खराब भी हो सकते हैं। तो is he in that position to also absorb those losses? इसी से कहा जाता है आपका EQ बैलेंस हैज टू बी वेरी स्ट्रांग जब आप ट्रेडिंग में हो। तो ट्रेडिंग यूजुअली आई एम ऑफ द ओपिनियन कि हमें नहीं करनी चाहिए अनटिल आप एक्सपर्ट हो या आपका EQ बहुत स्ट्रांग हो। तो ट्रेडिंग को साइड रखिए। ठीक है, लेट्स कम टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, अब ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? I would say usually youngsters, हमारे जो यूथ है, they can definitely do a lot of investment in direct investment. Okay. अब NSE BSE स्टॉक मार्केट है, करेक्ट, आप वहां पर एग्जामिनेशन दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज निस्सिम एग्जामिनेशन। आप वो एग्जामिनेशन दीजिए, लर्न द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पहले आप जानिए तो सही कि उसमें होता क्या है, और उसमें वो इन्वेस्ट भी करे, थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानकारी ले। उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी ली है, वो कंपनी के बारे में रिसर्च करे और खुद से इन्वेस्टमेंट करे। द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जब वो कंपनी स्टार्ट होती है, तो IPOs होते हैं, अच्छा, इनिशियल पब्लिक ऑफर, करेक्ट। तो आप तभी से शुरू करें, आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें एंड देन यू ग्रो अलॉन्ग विद द कंपनी। बट इसके लिए फर्स्ट आपको थोड़े से इस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। हो सकता है जब आप यूथ हो तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, आप थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। बट फॉर पीपल और फॉर दोज पीपल जो उम्र के बड़े दर्जे पर हैं इस वक्त, करेक्ट, बट वो जो मे बी बियॉन्ड 40 कैटेगरीज और पीपल, उनके लिए आई वुड से कि इट विल बिकम वेरी रिस्की। ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। एंड हियर कम्स द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स, कि आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए, उनसे नॉलेज कीजिए, उनसे नॉलेज लीजिए, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट वेल। ठीक है, तो आप खुद से ना इन्वेस्टमेंट, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट हैज बिकम मोर ऑफ अ स्पेकुलेशन, कि यहाँ पर वो स्पेकुलेट इसीलिए होता है बिकॉज वी आर यूजिंग टिप्स ऑफ द वही वो छोटी सी एक व्हाट्सएप पे क्लिप आई, आपने देख लिया, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, किसी एक्सपर्ट की आपने देख ली, तो आप वो जो एक छोटी सी क्लिप है वो बहुत जनरल है। करेक्ट, आपके पास वो कहता है ना कि आपका खुद का जमीन कितनी है जिसके ऊपर आप कितनी छलांग लगा सकते हैं, तो वो सारी चीजें आपको एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। एक्सपर्ट ही, तो आप पहले खुद थोड़ा सा जानिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, एंड देन फिर बाद में एक एक्सपर्ट से भी अगर आप ओपिनियन लेंगे तो आपसे गलती होने की जो चांसेस या पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज म्यूचुअल फंड्स आई सपोज सबसे सेफ है, राइट? हाँ, म्यूचुअल फंड्स आर यूजुअली सेड टू बी द सेफेस्ट, बट वो फिर भी कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इट्स ऑलवेज बीन सेड, करेक्ट। अब म्यूचुअल फंड्स होता क्या है, जैसे हम इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स जब आप कंपनी को जब आप फंड्स म्यूचुअल फंड्स में डालोगे, वो जो कंपनी है विल इन्वेस्ट इन अ डिफरेंट बकेट ऑफ फंड्स, और बकेट पैसों को जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग, हाँ, तो अलग अलग जब वो इन्वेस्ट करेगी तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो जब रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है, मे बी आपका प्रॉफिट एलिमेंट थोड़ा कम हो जाएगा, बट बेसिकली रिस्क कम हो जाता है। तो इसी से कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स always better, safer than equity, because फॉर एग्जाम्पल आपने 5 रुपए इन्वेस्ट किए, वो उन्होंने 5 जगह 1-1 रुपए डाल दिया, अब एक कंपनी का लॉस हुआ तो कम से कम 4 रुपए तो बच गए। तो वो जो लॉस है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा पिछले, तो जो प्रॉफिट है वो शायद थोड़ा सा हमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो शायद हमें थोड़ा सा कम मिल जाए, बट एटलीस्ट रिस्क भी उस हिसाब से कम, राइट। जो पैसे आपने डाले हैं वो डूबने के चांसेस तो कम है। करेक्ट, सो म्यूचुअल फंड्स इसलिए कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव। अगर हम इक्विटी की बात करें तो हम जो इक्विटी करें उसके अंदर आई थिंक म्यूचुअल फंड बिकम्स मोर सिंपलर, मोर बेटर, एंड ज्यादातर सेफ ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेफ है,
but still it's one of the safest that you could देखिए, say. कंप्लीट सेफ्टी तो आपको कहीं भी नहीं कहीं मिलेगी, पर भी बिकॉज नहीं अल्टीमेटली है तो वो इन्वेस्टमेंट ही. Correct. बट ये है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, Yeah, राइट? these are the calculated risk. ओके, तो Absolutely. कौसर, जो इतने सारे ऑप्शंस आपने बताए हैं, एंड आई सपोज इससे भी ज्यादा ऑप्शंस और अवेलेबल हैं. वी आर शॉर्ट इन टाइम कि हम सबको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर सकें. लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक मिडिल क्लास इनकम ग्रुप का कोई अगर यूथ है या कोई यूँ कह लीजिए कि मिड एजड पर्सन है, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है इन्वेस्टमेंट? तो अब देखा जाए तो अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे अगर सेफ देखा जाए, अगर सब इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स इज द सेफेस्ट. ओके. अब म्यूचुअल फंड्स के अंदर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स. अच्छा. इट्स अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड. तो ये क्या होता है, जब ये म्यूचुअल फंड है, जब हम टैक्स फाइलिंग करते हैं, हाँ. तो वी हैव डिडक्शंस एंड यू अच्छा. हैव डिडक्शंस अंडर 80C. तो आपका अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट में अगर 1.5 लाख रुपए डाले, हाँ. तो दिस एंटायर 150 फॉल्स इन दैट 80C का डिडक्शन के अंदर. अच्छा, तो अच्छा. आपका जो भी इनकम है, फॉर एग्जाम्पल मानिए 7 लाख या 10 लाख इनकम है, तो 10 लाख में से यू गेट दिस डिडक्शन ऑफ 1,50,000. दैट मीन्स आप ऑलमोस्ट अराउंड 40,000 ऑफ अ टैक्स दैट यू शैल बी सेविंग. वो 40,000 आपके बच जाएंगे. तो आपने 1.5 लाख, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी फैमिली में 4 लोग हैं, हाँ. तो आपने चारों में डिवाइड कर दिया, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, तो आप हर पर्सन के पीछे वो 40% 40,000 विल बी सेव टुवर्ड्स टैक्स. नाइस. ओके. So that is like for us that we can be doing. तो Again, ये है ELSS. ELSS, Equity Linked Saving Schemes. ओके. ओके, नेक्स्ट. The other thing that, like I said, जैसे गोल्ड के बारे में मैं बताया था, जी. and गोल्ड हैज अ लॉट ऑफ रिस्क. हाँ. उसका ऑल्टरनेटिव है कि आप गोल्ड बॉन्ड्स ले लीजिए. ठीक है. गोल्ड बॉन्ड्स अगेन इट अप्रिशिएट्स. सो दिस इज लाइक यू कैन, गोल्ड बॉन्ड्स आर लिस्टेड ऑन NSE. हाँ. आप उसको, आपका डीमैट अकाउंट है, आप उसको खरीद सकते हो. हाँ. यू कैन बाय 1 यूनिट, and 1 unit is could be 1 gram or whatever. So you can just buy that unit. छोटी से छोटी यूनिट में अवेलेबल है Yes, वो. all of the funds are been हमें एक यूनिट में मिल जाता है. तो इवन somebody who's of the lower income class या जो मंथली थोड़ा थोड़ा जमा कर बढ़ना चाहते हैं, वो भी गोल्ड बॉन्ड्स ले सकते हैं. ठीक है. और ना चोरी होने का डर है, ना उसमें मेकिंग चार्जेस जाएंगे, ना कुछ 10% भी नहीं डिडक्शन है. होगा. कुछ नहीं रादर होगा. शायद इंटरेस्ट भी उस पे Yeah, you have accumulate around होता है. 2.5% of the interest that has been available. Again, let's leave the interest part. उसको हम किसी इस्लामिक स्कॉलर से डिस्कस कर सकते Yes, so हैं. leaving that 2.5, but again, जो appreciate of gold होगा, वो उसमें it goes along with that. So it is a very safe kind of an और investment. फिर डिजिटल गोल्ड के भी ऑप्शंस हैं आजकल. Yes, there are a lot of वो digital कितना gold. सेफ है? These are the digital goals that we are talking about now. So this is Okay. something that is online. So you buy it online, keep those gold bonds. Gold bonds या digital bonds होता है. हाँ, digital bonds होता है, और आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. The smallest unit is 1 gram या 5,000, whatever is the smallest level. Okay. तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. अच्छा, तो आपने ELSS बताया मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, Yes. और आपने बताया गोल्ड बॉन्ड्स. Gold bonds. एनीथिंग एल्स और कुछ? एक और होता है दैट इज इंडेक्स्ड म्यूचुअल फंड्स. ओके, यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल फंड आपके इंडेक्स के ऊपर, इंडेक्स में यू हैव 50 स्टॉक्स. तो जैसे इंडेक्स ग्रो होता है, हाँ. करेक्ट, अगर आपके फंड्स वही इंडेक्स, लाइक फॉर एग्जांपल, हाउ डू आई से, स्टॉक्स जो इंडेक्स के जो इंडेक्स में जो स्टॉक्स बैठते हैं, ठीक है, सो देयर आर अराउंड 50 स्टॉक्स. तो जैसे वो हम कहते हैं कि आज इंडेक्स बढ़ रहा है, तो उसका मतलब हुआ कि हमारा वो वाले स्टॉक्स ही बढ़ रहे जो इंडेक्स में थे. अच्छा. तो ऐसा म्यूचुअल फंड भी होता है कि विच आर बेस्ड ऑन द स्टॉक्स ऑफ द इंडेक्स. करेक्ट. हाँ. तो इंडेक्स्ड वाले ही स्टॉक्स होते हैं. तो इसी से वो कहा गया इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स. तो जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो स्टॉक्स में, वो इंडेक्स खाली जो बढ़ रहे हैं आपको, सो आपका ग्रोथ होगा अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स. अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो आपका स्टॉक्स भी ग्रो कर रहा है. अगर इंडेक्स फॉल कर रहा है तो आपके स्टॉक्स भी लॉस कर रहे हैं. तो दिस इज इंडेक्स्ड बेस्ड फंड्स. इसके अलावा, यानी आपने 3 अभी तक बयान किए. ELSS आपने बताया जो एक म्यूचुअल फंड्स का ही हिस्सा है. उसके बाद आपने बताया गोल्ड बॉन्ड्स यानी डिजिटल गोल्ड, और उसके बाद आपने ये इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स बताया. इसके अलावा और कोई? म्यूचुअल फंड के अंदर वी हैव लमसम भी हम कर सकते हैं, और SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. इसमें क्या होता है कि आप एक अमाउंट तय कर लीजिए, एवरी मंथ आप उस अमाउंट का वो पेमेंट हो रहा है आपके अकाउंट से, 10,000 या 5,000 जो भी है, एंड दैट इज लाइक अ सेफर वे. अगेन रिकरिंग डिपॉजिट की तरह है वो. इट इज इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन RD, बट ये म्यूचुअल फंड अकाउंट में जा रहा है. तो इस पे रिटर्न जो होता है वो रिकरिंग डिपॉजिट से ज्यादा होता है, एंड जो रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलना है वही रिटर्न आपको मिलेगा. और ये छोटे से छोटे अमाउंट में भी किया जा सकता है, राइट? जहां तक मुझे पता है 2,000, 5,000, कितने छोटे अमाउंट, व्हाटएवर द अमाउंट, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है. जो मिनिमम अमाउंट लेवल अवेलेबल है, आप उससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं. तो मतलब कहीं ना कहीं हमें जरिया स्टार्ट करना चाहिए, दैट वी स्टार्ट सेविंग. सो आई थिंक SIP हो गया है, एंड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अच्छा. तो इट इज कॉल्ड एज REIT.
दिस इज लाइक द म्यूचुअल फंड ऑफ रियल एस्टेट. तो यहाँ पर क्या होता है, सब लोग कहते हैं कि बाइंग अ हाउस इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा स्पेशली मुंबई जैसी जगह पे तो एड़ी छोटी का जोर लग जाता है. करेक्ट. तो आप ये क्या कर सकते हो, यू कैन ऑलवेज इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स, अगेन RELTS. हाँ, ठीक है. इसमें क्या होता है, ये RELTS लिस्टेड विद सेबी, ठीक है. इट इज सेफ, सिक्योर्ड, ठीक है. इट इज लिस्टेड, इट इज बीन व्हाट यू से ऑथराइज्ड बाय सेबी. तो इसमें आई मीन पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स नहीं है. देयर आर आल्सो सर्टेन कंडीशंस हु कैन पार्टिसिपेट इनटू RELTS, ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि आप यू इन्वेस्ट इनटू RELTS विद अ स्मॉल अमाउंट लाइक 10,000. अच्छा, सिर्फ 10,000 you can start with 10,000, 5,000. 10,000 is the base. You can always start with 10,000. जैसी, और ये जो कंपनी जैसे आपने इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, वो कंपनी विल बी इन्वेस्टिंग अगेन इन रियल एस्टेट. ओके. तो आप डायरेक्टली रियल एस्टेट में नहीं कर रहे हो, बट छोटे-छोटे हिस्से में आप इन्वेस्ट कर रहे हो. सो योर इट्स थ्रू अ मीडियम के जरिए, आप किसी के जरिए आप अल्टीमेटली रियल एस्टेट में कर रहे हो. तो ये लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट में जब इन्वेस्टमेट करते तो वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, ठीक है. तो जब वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उनके पास वो खुद के पास वो प्रॉपर्टी है, तो उनसे उनको रेंटल इनकम मिलती है. तो वो रेंटल इनकम गेट्स डिस्पर्स्ड. अच्छा. एंड एज पर रूल ऑफ दैट RELTS ऐसा कहा गया है कि 90% ऑफ द एंटायर रेंट अमाउंट दैट दे हैव accumulated in that year, जो उनको उस साल में मिला है, हाँ, वो उनको पूरा डिस्पर्स करना पड़ेगा. 90%, यानी वो अपने पास नहीं रख सकते. हाँ. तो वो हमारे पास डिविडेंड के थ्रू आता है. ओह नाइस, अच्छा है. सो देयर इज नो, मतलब यू कीप गेटिंग योर डिविडेंड, ठीक है. एंड अगेन आपको जो हमें वो है कि हमें घर लेना है, तो इवेंचुअली इट इज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जहाँ आप अल्टीमेटली आप अपना एक छोटी शुरुआत है, और फिर उसके बाद जो डिविडेंड्स मिलते जाएंगे, जाहिर सी बात है प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है. करेक्ट. तो वो इनकम बढ़ती जाती है. एंड देन सो दिस इज हाउ वन ऑफ द अदर एस्पेक्ट, जहाँ से हम वो कहते हैं कि मिडिल क्लास हो, जो हमारे जो ख्वाब है कि हमें फिर घर लेना है, तो दिस इज अगेन वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है कि सेइंग दैट ऑल राइट, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, स्मॉल यूनिट्स के अंदर. तो अगेन इट बिकम्स लाइक अ मंथली थिंग. तो आप मंथली भी कर सकते हो, या आप लमसम भी डाल सकते हो, या आप वेरी फ्लेक्सिबल, यानी वेरी फ्लेक्सिबल, आपकी हैसियत के हिसाब से, आपकी इस्तिताअत के हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कौन से प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है. या ऑल राइट, दैट इज फ्रॉम माय एंड. एनी मोर क्वेश्चंस? नो, थैंक यू सो मच कौसर. आई थिंक आज के इस एपिसोड में हम इतनी चीज़ें कवर कर सकते थे. अब देखते हैं कि ये सारी डिटेल्स पाने के बाद हमारे व्यूअर्स के दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं. एंड वंस वी गेट दोज क्वेश्चंस वी विल कॉल यू अगेन. ये था हमारा मनी एंड मैटर्स का सबसे पहला एपिसोड, जहां हमने एक बहुत ही बेसिक सा डिस्कशन किया है और कोशिश की है लोगों में इन्वेस्टमेंट की अवेयरनेस जगाने की, क्योंकि पैसे सिर्फ जमा करने से नहीं बढ़ते हैं, उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि जिस वक्त आप आराम कर रहे हैं उस वक्त वो पैसे बढ़ते रहें. तब जाके आप कार खैर भी कर सकते हैं, आप अपनी दुनिया भी बना सकते हैं, अपनी आखिरत भी बना सकते हैं. और ना सिर्फ अपने लिए कार खैर कर सकते हैं, अपने मरहूम वालिदैन के लिए कार खैर कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए एक आसान ज़िंदगी छोड़ सकते हैं. यानी ओवरऑल हर चीज़ के लिए पैसा बहुत अहम चीज़ है, माल बहुत अहम चीज़ है. इसीलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एतबार से, हर हलाल एतबार से हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें. इसी मकसद के साथ हम इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं. आज जो कुछ भी आपको बताया गया है, इस एतबार से अगर आपके जहन में कोई और सवालात उठते हैं तो प्लीज़ हमें अपने क्वेश्चंस भेजिए. नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है. इंशाल्लाह अपने अगले एपिसोड में हम इन तमाम सवालात को डिस्कस करेंगे और दोबारा हाजिर खिदमत होंगे मनी मैटर्स का अगला एपिसोड लेके. देखते रहिए चैनल विन. फी अमान अल्लाह.